दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। और आज है 3 अप्रैल 2021। महत्वपूर्ण परीक्षाओं से जुड़ी खबरें और करंट अफेयर्स डेली के आपको 8:30 बजे सुबह मिल जाया करते हैं। तो आप लोग इसका संपूर्ण लाभ उठाएं। मैगजीन आपको मार्च माह की आज कोशिश कर रहे हैं कि दे दें, नहीं तो कल आपको मैगजीन मिल जाएगी। तो पूरे माह भर का करंट अफेयर्स उसमें रहेगा, उसका एक वीडियो भी हम बनवा देंगे। क्रैश कोर्स में बहुत तेजी से आप लोग सहभागिता कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा देख करके। प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, 30 दिन का क्रैश कोर्स है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आगे हम क्लास के लास्ट में आपको कांटेक्ट नंबर बताएंगे, उस कांटेक्ट नंबर पे आप संपर्क करके जुड़ सकते हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ कि परीक्षा खबरी जो मैगजीन आ रही है दोस्तों, आपसे एक राय भी लेनी थी। मेरा ये मानना है कि प्रीलिम्स की परीक्षा नज़दीक है और मैगजीन बहुत सारी हैं मार्केट में, बट एग्ज़ाम ओरिएंटेड मैगजीन मुझे नहीं दिखाई पड़ी जो सिर्फ आपको प्रीलिम्स आप दे रहे हो तो जल्दी से समाप्त हो जाए, बार बार रिवाइज कर लो। मैगजीन ऐसी ऐसी हैं कि आप लोग को एक बार ही पढ़ने में पूरा समय चला जाता है। तो हमने उस बात का ख्याल रखते हुए सिर्फ ज़रूरी बातें, जो ज़रूरी फैक्ट्स हैं आपके प्रीलिम्स के लिए जो महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं को इस मैगजीन में स्थान दिया है। हम सारी खबरों को विश्लेषण सहित स्थान दे सकते थे, कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है। लेकिन मुख्य परीक्षा के लिए स्पेशल हम चलाएंगे बाद में, प्रीलिम्स के बाद वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जो मुख्य परीक्षा के विषय होंगे करंट अफेयर्स के, वो प्रीलिम्स के विषयों से जुड़े हुए होंगे। ऐसा नहीं कि अभी जो आप फैक्ट्स पढ़ रहे हैं मेंस में काम ही नहीं आएंगे। यही फैक्ट्स मेंस में काम आएंगे, बस ये है कि इनका गंभीर विश्लेषण होगा, एनालिसिस होगा, और तब आपको वो दिया जाएगा। कोशिश करेंगे इंग्लिश में भी हम मैगजीन इसी मंथ से या नेक्स्ट मंथ से निकालें, तो इंग्लिश वाले छात्र भी उसका लाभ ले सकते हैं। इसी तरह सपोर्ट और साथ बनाए रखें। चलिए आइए शुरू करते हैं 3 अप्रैल 2021 की महत्वपूर्ण खबरों को। AIM प्राइम ये क्या है? यह कार्यक्रम है, क्या है? एक प्रोग्राम है AIM प्राइम। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन और वेंचर सेंटर की साझेदारी में अटल इनोवेशन मिशन द्वारा ये शुरू किया गया है। क्या? अटल इनोवेशन मिशन प्राइम। क्या नाम है इसका? अटल इनोवेशन मिशन प्राइम इसका नाम है। ध्यान रखिएगा, अटल इनोवेशन मिशन ये नीति आयोग की एक पहल है। किसकी? नीति आयोग की एक पहल है, इनोवेशन, नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए। AIM प्राइम नवाचार, बाजार परखता और उद्यमिता पर शोध कार्यक्रम संपूर्ण भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्टअप्स और उद्यमिता संस्थानों को प्रोत्साहित करने और उन्हें मदद करने के लिए शुरू की गई एक पहल है। मदद कैसी? विधिक कोई उनको दिक्कत न हो। दूसरी मदद क्या है? वित्तीय मदद। दो तरह की मदद मुख्यतः इस क्षेत्र में जरूरत होती है, और दोनों तरह की मदद यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी AIM प्राइम में। शांतिर उग्रोसेना 2021। अब चूंकि बंगाली भाषा, अब जो लोग थोड़ा बहुत जानकार होंगे उनको पता होगा, शांतिर उग्रोसेना ये यहीं से पता चल रहा है कि बांग्लादेश या बंगाली ये कोई भाषा है। तो भारतीय सेना बांग्लादेश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांतिर उग्रोसेना 2021 में भाग लेगी। कौन? भारतीय सेना भाग लेगी। बांग्लादेश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है शांतिर उग्रोसेना। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में और मुक्ति के 50 वर्षों की स्मृति में इस 9 दिवसीय अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। ये अभ्यास 4 अप्रैल को शुरू होगा। इस अभ्यास की थीम क्या है? रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशंस, ये जो है इसकी थीम है। कौन कौन से देश इसमें शामिल होंगे? तो अमेरिका, ब्रिटेन, तुर्की, सऊदी अरब, कुवैत और सिंगापुर कि सैन्य पर्यवेक्षक भी इस अभ्यास के दौरान उपस्थित रहेंगे। तो ये देश भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। तो शांतिर उग्रोसेना, ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश में 2000 बांग्लादेशी छात्रों को मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। तो भारत सरकार, अब मुक्ति, आपको पता है कि मुक्ति संग्राम वहाँ पर चला था, तो ये सब थोड़ा माइंड में रखेंगे ना, इतिहास अगल बगल पड़ोसियों के, तो अगर कोई प्रश्न वहाँ से संबंधित पूछा जाएगा तो आपको वो पता चल जाएगा। भारत सरकार ने अपनी नई मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना के तहत बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम सेनानियों के 2000 वंशजों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की है।
यह योजना 2017 में प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान शुरू की गई थी। नाम याद रखिएगा, मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति परियोजना योजना, और 2017 में शुरू की गई थी। 2021 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी जो महत्वपूर्ण इंडेक्सेस हैं, बहुत सारे सूचकांक, बहुत सारी रिपोर्ट जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आपको पता है एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है, अंतर्राष्ट्रीय, ये एक एनजीओ है। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के कोलोगनी, जो कि जिनेवा में स्थित है, वहाँ पर ये मौजूद है, इसका मुख्यालय। ठीक है। और ये भी कभी कभी पूछता है कि इसकी स्थापना किसने की, तो क्लास एवं श्वाब, नाम याद रखिएगा, क्लास एवं श्वाब, ये दो बिजनेसमैन थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्लास एवं श्वाब ने इसकी स्थापना 1971 में की थी। दरअसल ये शुरुआत में जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था प्रबंधन, वैश्विक जो बिजनेस हैं उनके प्रबंधन के लिए था। लेकिन धीरे धीरे इसने अपनी जिम्मेदारियों को बढ़ाना शुरू किया, तमाम तरह के इसने मिशन प्रारंभ किए। तमाम ऐसे भी हुए हैं कि कई देशों के मध्य इसने समझौते भी करवाए हैं बहुत समय से। जैसे इजराइल फिलिस्तीन में भी समझौता कराने का इसने प्रयास किया था। 1994 में इजराइल और फिलिस्तीन में आपसी समझौते पर एक मसौदे पर मुहर भी लगाई गई थी इसी की बैठक में। तो ध्यान रखिएगा, नेल्सन मंडेला जो थे राष्ट्रपति दक्षिण अफ्रीका के, रंग भेद की नीति का जिन्होंने विरोध किया था, पहली बार यहीं पर सार्वजनिक रूप से उस मुद्दे को उठाते हुए देखे गए थे 1992 में। यहां तक कि ग्रीस और तुर्की ने 1988 में यहीं पर इसी के मंच पर आपसी युद्ध टालने का प्रयास किया था। तो ये भी इसकी जिम्मेदारियां धीरे धीरे बढ़ती गईं। अब इसका मिशन विश्व के व्यवसाय, बिजनेस, राजनीति, शैक्षिक और अन्य क्षेत्रों में भी अग्रणी लोगों को एक साथ लाकर वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक दिशा को तय करना है। तो इसके कार्य बढ़ गए हैं। प्रत्येक वर्ष इसकी बैठक होती है, और इसकी बैठक कहाँ होती है ये भी प्रश्न आ सकता है। तो इसकी बैठक दोस्तों दावोस नामक स्थान पे होती है, जिसको शीतकालीन बैठक के नाम से भी जाना जाता है। और कभी परीक्षा में पूछा हो सकता है कि शीतकालीन बैठक ये शब्द किस संस्था से जुड़ा हुआ है, तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच से ही जुड़ा हुआ है। तो इसकी महत्वपूर्ण रिपोर्टों में एक रिपोर्ट 2021 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ये जारी करता है। भारत की रैंकिंग में 28 स्थानों की गिरावट दर्ज की गई है, जो कि एक बहुत ही चिंता का विषय है। 156 देशों में पिछले वर्ष भारत 112वें स्थान पे था। 153 देशों में 112वें स्थान पे था पिछली बार 2020 में। वहीं 2021 में 156 देशों में भारत को 140वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसके कारणों की खोज करनी पड़ेगी, क्यों ऐसा हुआ कि 28 स्थानों की गिरावट अचानक भारत में दर्ज की गई। कहीं न कहीं कोरोना काल में जो लैंगिक हिंसा और यौन उत्पीड़न के मुद्दे सामने आए हैं भारत में, वो एक महत्वपूर्ण कारण इसमें देखा जा रहा है। काफ़ी महिलाओं को कोरोना काल में अपनी जॉब से भी हाथ धोना पड़ा, तो आर्थिक दृष्टि से भी काफ़ी गैप जो है देखा गया। तो ये इसी बात का परिणाम नज़र आ रहा है कि 156 देशों में भारत को 140वां स्थान मिला। वैसे इस रिपोर्ट की विश्लेषण करना और ज़्यादा जरूरी होगा, वहाँ पर और ज़्यादा स्पष्ट होगा कि क्या क्या मुद्दे रहे जहाँ पर महिलाओं में जो है ये समस्या देखी गई, जो अंतराल की समस्या देखी गई। तो चलिए हम कभी किसी दूसरे वीडियो में सिर्फ इस ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की रिपोर्ट का पड़ताल करेंगे, विश्लेषण करेंगे। यहाँ पर वो मैटर हमारे पास वो रिपोर्ट है नहीं, तो हम किसी और वीडियो में उसकी पड़ताल करेंगे। दूसरी बात हम आपको बताना चाहते हैं, अभी याद आया कि कल हमने आपको बताया था कल के वीडियो में कि पाकिस्तान ने 3 प्रोडक्ट्स पे, अर्थात चीनी, कपास और
और सूत, सॉरी, चीनी, कपास और सूत, ये 3 प्रोडक्ट्स के आयात पे जो प्रतिबंध लगा दिया था जम्मू कश्मीर में धारा 300 जो 70 पर कार्रवाई हुई थी भारत के द्वारा, उसके बाद चिढ़ करके अचानक उसने अपना फैसला जो है बदल दिया। जो प्रेशर पड़ा होगा आतंकवादी समूहों द्वारा उनके, तो फैसला उसने बदल दिया कि जब कश्मीर में से जब तक 370 वापस नहीं करता भारत, तब तक जो है व्यापार निषिद्ध रहेगा। हालांकि भारत को इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उसी को ज़रूरत है क्योंकि उसको अन्य देशों से, विशेषकर ब्राज़ील से वो लेता है ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं, विशेषकर जो चीनी और आपका कपास है, तो वहाँ से लेना पड़ता है इसको, क्योंकि चीन में तो होता है इन सब प्रोडक्ट बहुत, लेकिन वो चीन देगा नहीं, क्योंकि चीन जानता है कि हमको रियायत देनी पड़ेगी उसको। तो कोई देश अपना घाटा इतना क्यों सहेगा, क्योंकि मुख्य व्यापार में आता है चाइना के कपास और चीनी का व्यापार जो है, और विशेषकर चाइना में ही उसका इतना ज़्यादा यूज़ हो जाता है, इतना ज़्यादा अनुप्रयोग हो जाता है कि बाहर देने के लिए चाइना के पास इतना बड़ा निर्यातक नहीं है, जबकि भारत बहुत बड़ा निर्यातक है इन सब वस्तुओं का। अब भारत से प्रतिबंध लगा हुआ है, भारत सस्ते में देता था, बगल में ही है। जो ट्रेवल कास्ट आती थी, ट्रांसपोर्ट कास्ट आती थी, वो भी काफ़ी कम होती थी, तो काफ़ी सस्ता पड़ता था। ब्राज़ील से मंगवाएगा तो उतना तो जहाज का ही किराया लग जाएगा उसका, लेकिन मंगवा रहा है दुश्मनी में, पड़ोसी से जलन में, तो मंगवाने दीजिए। उस हम भारत का क्या जा रहा है, भारत तो अपना जो है फायदे में चल ही रहा है। और इस बीच आप देखोगे तो कपास आदि का व्यापार बढ़ा ही है, घटा नहीं है ना। तो वो रिपोर्ट कल वाली जो थी उसको करेक्ट करेक्ट कर लीजिएगा। करेक्ट क्या करना है, थोड़ा अपडेट करना है ना, कि जो व्यापार शुरू करने की बात की थी उस पर फिर से उसने वापस ले लिया अपना फैसला। शीर्ष स्थान दोस्तों आइसलैंड इसमें रहा। हम जेंडर गैप इंडेक्स की बात कर रहे थे, तो आइसलैंड का शीर्ष स्थान रहा, और 12वीं बार लगातार, ध्यान रखिएगा, 12वीं बार आइसलैंड इसमें शीर्ष स्थान पे है। शीर्ष 4 सबसे अधिक लिंग समान देश कौन से रहे, तो आइसलैंड पहले स्थान पे, दूसरे पे फिनलैंड, तीसरे पे नॉर्वे, चौथे पे न्यूजीलैंड। ध्यान रखिएगा कभी कभी मिलान करने के लिए भी आ जाता है 1 2 3 4 कर। भारत और उसके पड़ोसी देशों को देखें तो भारत का स्थान तो आपको पता ही है, 140वां हो गया है। नेपाल की जो स्थिति बहुत बेटर है, 106वें पे है। बांग्लादेश और अच्छी स्थिति पे है, 65वें पे है, सबसे अच्छी स्थिति है। अफगानिस्तान ही, अगर देखा जाए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, यही दोनों देश भारत से खराब स्थिति में है। अफगानिस्तान 156वें पे है, अर्थात सबसे अंतिम पे है, और पाकिस्तान 153वें पे है, श्रीलंका 116वें, भूटान 130वें पे है। तो दक्षिण एशिया क्षेत्र में केवल 2 देश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, को भारत से नीचे का स्थान दिया गया है। अफगानिस्तान पूरे विश्व में 156 देशों के लिए निकला है, सबसे निचले पायदान पे अफगानिस्तान ही है। किस राज्य सरकार, थोड़ा डेली करंट अफेयर्स के वन लाइनर्स देख लेते हैं। किस राज्य सरकार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? कौन सा राज्य सरकार, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, कौन राज्य सरकार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ध्यान रखिएगा, राजस्थान। राजस्थान सरकार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, डायरेक्ट पूछ भी सकता है कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य से संबंधित है, राजस्थान से। प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जहां हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। तो ये आयुष्मान भारत से मिलती जुलती योजना है। निम्न में से किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत किया? जानवरों के लिए रूस ने, ध्यान रखिएगा, रूस ने कोरोना वायरस के खिलाफ जानवरों के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन दर्ज कराई है। वैक्सीन का विकास रोसेल खोज नादजोर की एक यूनिट ने किया है, और उसका नाम कार्निवैक को रखा गया है। कार्निवैक को रखा गया है। आपको पता है कि रूस ने ही पहली वैक्सीन जो दुनिया की थी मानवों के लिए जो थी, स्पुतनिक 5 करके, ठीक, वो भी रूस ने ही जारी की थी, पंजीकृत की थी।
अब जानवरों के लिए भी दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन रूस ने पंजीकृत किया है। क्या नाम है? कार्निवोव कोवरा नाम है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO, थोड़ा सा गला खराब है दोस्तों, इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ आज, है ना। थोड़ा गले में खराबी है। कल ही एक स्टूडेंट ने देखे तारीफ की थी आवाज़ की, और आज गला ही बैठ गया। संयुक्त राष्ट्र अगला है संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन। ये एक संगठन के विषय में बात करते हैं। बहुत ही पुरानी संस्था है। जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई अक्टूबर 1945 में, इसकी भी स्थापना की गई, क्योंकि खाद्य सुरक्षा एक बड़ी चुनौती थी। जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नई दुनिया बस रही थी, तो उस समय खाद्य सुरक्षा एक बड़ा संकट था। जगह जगह पे अकाल आया करते थे, लोग भूख से मर रहे थे। तो उस स्थिति से निपटने के लिए इस संगठन की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। अभी हाल ही में चर्चा में क्यों आई? क्योंकि इसने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, फॉरेस्ट गवर्नेंस बाय इंडिजिनस एंड ट्राइबल पीपुल्स। ये रिपोर्ट पूछ सकता है किसने जारी की? तो FAO, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ने जारी की। ठीक है, अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका इटली के रोम में है, ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का, FAO का। इसमें 197 सदस्य राष्ट्र शामिल हैं और 130 से अधिक देशों में इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, ध्यान रखिएगा। भारत में भी इसका क्षेत्रीय कार्यालय है। FAO कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, भूमि संसाधनों और जल संसाधनों में सुधार और विकास के लिए सरकारों और विकास एजेंसियों के साथ समन्वय करता है। ये जो रिपोर्ट जारी की है, फॉरेस्ट गवर्नेंस बाय इंडिजिनस एंड ट्राइबल पीपुल्स, दरअसल इसमें दो महत्वपूर्ण बातें इसमें की गई हैं। 300 से अधिक अध्ययनों के आधार पर रिपोर्ट ये प्रकाशित की इसने। इसमें बात रखी है कि कैरेबियन और लैटिन अमेरिकी देश के जो स्वदेशी लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, जो ट्राइबल में जो जनजाति लोग हैं, वो वनों का बहुत ही अच्छे से संरक्षण करते हैं। वहाँ पे वनों की कटाई की दर विश्व की तुलना में काफ़ी कम है। तो ये इस रिपोर्ट में खास बातें, दो महत्वपूर्ण बिंदु सामने आए थे। परीक्षा में इसका ठीक उल्टा पूछ सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। हाँ, पूछ सकता है कि यहाँ के लोग, स्टेटमेंट आ सकता है कि कैरिबियाई और लैटिन अमेरिकी, खासकर UPSC के छात्र ध्यान देंगे, कैरिबियाई और लैटिन अमेरिकी जो देश के जनजाति लोग हैं, वहाँ पे वन की कटाई की दर बहुत ही तीव्र, बहुत अधिक है, ऐसा आ सकता है। तो वो गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हो स्टडी है। और आप लोग क्रैश कोर्स से जुड़ने के लिए या मुख्य परीक्षा से अभी से जुड़ने के लिए, क्योंकि समय तो काफ़ी कम रहेगा, ये व्हाट्सअप नंबर है, संपर्क करके जुड़ सकते हैं, 9453775039। ठीक है, टेस्ट वगैरह भी दे सकते हैं। और क्रैश कोर्स से अवश्य जुड़ जाइए प्रीलिम्स के, जो कि 30 दिन को टारगेट करके, 30 डेज में आपकी तैयारी को टारगेट करता है। ठीक है, और कोई आपको क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।